नमस्कार योद्धाओं, जाग जाओ। शब्द नहीं, ऊर्जा का पुंज, प्रेरणा स्रोत, आगे बढ़ने के लिए सतत प्रयत्नशील रहने के लिए। जवानों, मेरी कक्षा विगत कई दिनों से भिन्न भिन्न बिंदुओं को अपने अंदर समावेशित करते हुए प्रत्येक दिन निरंतर आगे की ओर बढ़ रही है। मैंने कई सेगमेंट को लेकर, कई बिंदुओं को लेकर, चाहे वो गणित का क्षेत्र हो, चाहे वो सामान्य ज्ञान का क्षेत्र हो, चाहे वो समसामयिकी का क्षेत्र हो, मैंने आपको जानकारी देने का कार्य शुरू कर दिया है। आपको याद होगा आरआरबी, एनटीपीसी, सीटेट, मैंने कहा था कि भैया ये कोई पार्टिकुलर किसी चीज की पढ़ाई नहीं होती है, ये पूर्णतः गलत है। अगर कोई आपको ये कहता है कि पार्टिकुलर इस तरह की, क्यों, ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं ना, वस्तुनिष्ठ जो होते हैं, वो तमाम प्रकार के तथ्यों को अपने अंदर समावेशित रखते हैं। और जिसके कारण मैंने अपने परीक्षा के तैयारी को एक नाम दिया, नॉलेज इज पावर। तो भैया हम लोगों को इस चीज को पकड़ते हुए अपने तथ्यों को अपने अंदर समावेशित करना है। बिंदुवार जो है कार्यक्रम जारी है, और उस कार्यक्रम में योद्धाओं आज हम लोग जिस विषय को, जिस वस्तु को, जिस क्षेत्र को अपने कवर करने के लिए आए हैं अपन लोग, वो वस्तु है, वह टॉपिक है ज्यामिति। सो हियर टुडे ओनली वी आर हियर टू डिस्कस और टू टेक अ कंप्लीट ब्रीफ ऑन द चैप्टर विच इज नोन एज जियोमेट्री। बड़ा ही कॉमन शब्द ज्यामिति हो सकता है भैया, अंग्रेजी के दौर में हिंदी को बोल रहे हो तो जियोमेट्री तो जानते ही होंगे। तो आज हम लोग जियोमेट्री की शुरुआत करेंगे। अब सवाल है, मेरा कार्य है कि नॉलेज तो आपको नीचे से ऊपर तक देना है। हो सकता है कोई बच्चा सब कुछ जानता हो सकता है कोई बच्चा कुछ कम जानता हो सकता है कुछ हमारे योद्धा जो हैं वो अभी इस तैयारी में उतर रहे हो। तो मैं हमेशा प्रयास करता हूं कि हर विषय वस्तु को मैं फ्रॉम द बॉटम टू द टॉप, मतलब फर्श से अर्श तक ले जाने का कार्य करूं। तो चलिए लगते हैं फिर एक नई ऊर्जा के साथ। आज का टॉपिक ज्यामिति। आपसे अनुरोध, बार बार लगातार मुझे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपकी गुरु दक्षिणा आपके द्वारा किया गया यही कार्य होगा। अगर कोई शिक्षा प्रणाली निःशुल्क है तो आप अपने सेवा भाव से ही अपने सामने वाले का उत्साहवर्धन कर सकते हैं। सो काइंडली लाइक माय चैनल, सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर माय चैनल। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द चैप्टर ज्योमेट्री। अब हम लोग ज्यामिति के बारे में जीरो से याद रखना, कहां से भैया, जीरो से, बेसिक से शुरू कर रहे हैं। शून्य की खोज किसने की थी, सवाल आ सकता है। अब आगे बढ़ेंगे तो शून्य के बारे में बात हुई तो शून्य पूछ लेते हैं। याद रखियो, आर्यभट्ट, शून्य की खोज भारतीय गणितज्ञ आर्यभट्ट ने की थी। तो अब हम लोग इसको भी जीरो से सीखेंगे, मतलब नया बच्चा भी सीखेगा और तेज बच्चा इसको रिवाइज करेगा, मतलब पढ़ना है। तो भैया अब सवाल आता है कि इसमें कहां से शुरू करें। तो जिस प्रकार से अंकों के ज्ञान के लिए शून्य जरूरी है, उसी प्रकार से ज्यामिति के ज्ञान के लिए बिंदु जरूरी है। बिंदु ये ले लिया, यही तो है बिंदु, ये जो है ये दैट वन इज नोन एज डॉट्स और पॉइंट। ये क्या है, पॉइंट है। क्या है, पॉइंट है। तो आपको याद रखना है कि इसको हम लोग क्या कहते हैं, पॉइंट कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, पॉइंट कहते हैं। अब सवाल आता है कि ठीक है सर जी, पॉइंट समझ गए, एक कलम उठाया, डाला डॉट, मार दिया, पॉइंट हो गया। अब यहां से ही ज्यामिति का निर्माण शुरू होता है। 2 पॉइंट ले लिया, 2 पॉइंट ले लिया, मतलब एक से ज्यादा, एक से ज्यादा, तो एक से ज्यादा जस्ट 2 ले लिया। अब उन दोनों को आपस में मिला दिया, उन दोनों को आपस में मिला दिया। अब देख रहे हैं ना, अगर आपको देखने में दिक्कत हो रही होगी तो मैं थोड़ा बड़ा भी कर रहा हूं भैया। ये बिंदु है और ये बिंदु है, इसको मिला दिया। ये जो मिला, मान लो ये पॉइंट P है और ये पॉइंट Q है, ये पॉइंट P है और ये पॉइंट Q है। तो ये जो मिला, मिलने से जो ज्यामितीय रचना का निर्माण हुआ, 2 बिंदुओं को मिलाने के बाद जिस ज्यामितीय रचना का निर्माण हुआ, इसको कहते हैं, क्या बोलते हैं,
इसको कहते हैं रेखाखंड। क्या कहते हैं? रेखाखंड। और इन इंग्लिश लाइन सेगमेंट। क्या बोलते हैं? इन इंग्लिश लाइन सेगमेंट। क्या बोलते हैं? लाइन सेगमेंट। तो हम सबसे पहले ये समझे कि बिंदु, उसके बाद हम लोग समझे रेखाखंड। समझ लिए भाई? हाँ समझ लिए होगे। चलो ठीक है, आज काफी परिश्रम करना है, हम लोगों को पूरा बेसिक से सीखना है। तो उम्मीद करते हैं कि आप ध्यान से सुनेंगे, पूरी निरंतरता बनाए रखेंगे और एकाग्रता के साथ सीखेंगे। तो हम लोग इस लाइन से, अब देखो लाइन बता दिया ना कि ये लाइन है, तो अब इस लाइन से एक चीज समझना है। बिंदु से हुई रेखा, बिंदु के मिलने से किस चीज का निर्माण हुआ? रेखा। अब एक से अधिक रेखाखंड, एक से अधिक रेखाखंड अगर आपस में मिलते हैं तो किस चीज का निर्माण होता है? ऑनलाइन वाले बंधु जवाब दो। एक से अधिक रेखाखंड के मिलने से किसका निर्माण होता है? समय शुरू है। कोण का निर्माण होता है। किस चीज का निर्माण होता है? कोण का निर्माण होता है। कोण मतलब एंगल। उदाहरण समझ लो, ये रेखाखंड है, एक दूसरा रेखाखंड ये है, ठीक है? तो ये अब ये जो दोनों मिला, कहां मिला? ओ पे मिला। कहां मिला? ओ पे मिला। तो दोनों के मिलने से जो निर्माण हुआ, इसी को क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। याद रखना है, दो से अधिक रेखाखंड के मिलने से किस चीज का निर्माण होता है? कोण का निर्माण होता है। किस चीज का निर्माण होता है? कोण का निर्माण होता है। चलो सर जी, ऋषि सर बड़ा अच्छा है, आपने बिंदु भी बता दिया, रेखा भी, खंड भी बता दिया, और दो रेखाओं से अधिक के मिलने से क्या, दो रेखाओं के मिलने वाले जगह पे क्या बनता है? कोण बनता है। तो हम लोग कोण के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद तीन रेखाखंड के मिलने से जिस बंद आकृति का निर्माण होता है, 1 2 3, देख लो परिभाषा भी देते जा रहा हूं। तीन रेखाखंड, मान लो 1 2 3, जिसका नामकरण मैंने कर दिया, अगर उसको इस प्रकार से मिलाया जाए जिससे बंद आकृति का निर्माण होता है। ऑलवेज सुन लेना, ये एक कॉन्सेप्ट है भैया, सीटेट, जो मेरे शिक्षक बनोगे। शब्दों का जाल होता है शिक्षक के पास, शब्दों का जाल, माया जाल है यह। जादूगर जिस प्रकार से जादू करता है, शिक्षक की भाषा शैली, शिक्षक का प्रस्तुतिकरण ही शिक्षक को महान बनाता है। तो आपके लिए ना ये निःशुल्क ट्रेनिंग प्रोग्राम भी है कि आप कैसे भीड़ को बांधते हैं, किस तरह से अपनी भावनाओं को रखते हैं। तो सॉरी, जिस बंद आकृति का निर्माण होता है उसको क्या बोलते हैं? ट्रायंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रायंगल बोलते हैं। ट्रायंगल को हिंदी में क्या कहते हैं भैया? त्रिभुज कहते हैं। फिर गौर करना, मैंने कहा है बंद आकृति वाली रचना को त्रिभुज कहते हैं। क्यों? अब देख लो, इसमें भी तीन रेखाखंड है, लेकिन ये क्लोज्ड नहीं है, ये बंद नहीं है। तो क्या ये त्रिभुज है? नहीं है त्रिभुज। इसलिए मैंने आपको बताया कि तीन रेखाखंड के मिलने से जिस बंद आकृति का निर्माण होता है उसको त्रिभुज कहते हैं। तो हम लोग त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। बहुत अच्छा है सर जी, बिंदु पढ़ेंगे, रेखा पढ़ेंगे। बिंदु तो पढ़ लिया, रेखा पढ़ लिया, और त्रिभुज भी पढ़ेंगे, कोण पढ़ेंगे। अब इसके बाद आगे हम लोग चतुर्भुज पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? चतुर्भुज। त्रिभुज मतलब क्या हो गया? तीन रेखाखंडों से बनने वाली बंद ज्यामितीय आकृति को त्रिभुज कहते हैं। उसी प्रकार से चार रेखाखंडों से बनने वाली बंद आकृति को हम लोग चतुर्भुज कहते हैं। अब देखो, अब इसका खेल है। इसमें मैंने क्या कहा? चार रेखाखंड। सही बात है सर जी कि बंद आकृति, ठीक है, इसको क्या कहते हैं? चतुर्भुज कहते हैं। क्या कहते हैं? चतुर्भुज कहते हैं। सर जी आपने तो अच्छा बता दिया, लेकिन अब इसमें क्या है? अगर चारों भुजा बराबर रहेगी तो उसको क्या कहेंगे? वर्ग कहेंगे। क्या कहेंगे? वर्ग कहेंगे। चारों भुजा में अगर ये भुजा और ये भुजा बराबर है, ये भुजा और ये भुजा बराबर है, तो इसको क्या कहेंगे? आयत कहेंगे। आयत को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? रेक्टेंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेक्टेंगल बोलते हैं। तो आयत कहेंगे। अब वर्ग और आयत में एक चीज और भी कॉमन है, जो एक चीज बता दो, एक चीज बता दो, मैं मान जाऊंगा। सीटेट वाले भी, आरआरबी, एनटीपीसी में अगर सवाल पूछ दिया जाता है, एक नंबर का सरल सवाल, कि वर्ग और आयत में मूल अंतर क्या है? वर्ग और आयत में मूल अंतर क्या है?
क्यों? अब चीज को समझो, मेरा उद्देश्य एक ही है, इस तरह से पढ़ाओ कि मनोमस्तिष्क में बैठ जाए, फिर आपको ना किसी टीचर की जरूरत हो और ना कोई पेड ट्यूशन लेने की जरूरत हो, दिमाग में बैठना है, इसमें बैठ जाना है। ये सर जी आपने बताया आयत है, और ये जो संरचना है जिसमें ये और ये रेखा बराबर है, ये और ये रेखा बराबर है, उसको आयत कहे और इसको समानांतर चतुर्भुज कहे। क्या कहे? समानांतर चतुर्भुज कहे। मूल अंतर क्या है? एक चीज तो सेम है, आमने सामने की भुजा बराबर है, चारों भुजा बराबर नहीं है। क्यों? चारों भुजा बराबर होती तो वर्ग होता। तो दोनों चीज में एक तो चीज कॉमन दिख रहा है कि आमने सामने की भुजा बराबर है। तो भैया मूल अंतर क्या है? तो मूल अंतर है अंदर का कोण। एक आयत का अंदर का कोण जो है वो 90 डिग्री होता है। अब ये खेल बाद में समझाएंगे, जब प्रश्नों का दौर शुरू होगा, जब लगातार प्रश्नों की बरसात होगी, उसको समझेंगे, समझाएंगे, तब समझेंगे। एक खेल ऐसा है कि इस ज्यामितीय रचना में ये जब 90 हुआ तो अंतःकोण का मान, अगर ये और ये समानांतर है तो ये स्वतः 90 हो जाएगा, ये भी 90 हो जाएगा और ये भी 90 हो जाएगा, मतलब चारों कोण 90 हो गए। लेकिन इसमें जो है वह कोण 90 डिग्री का नहीं होता है। मूल अंतर यही है कि आयत का कोण समकोण है और इसका कोण समकोण नहीं होता है। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन पैरेललोग्राम एंड रेक्टेंगल। याद रखना है, समानांतर चतुर्भुज और आयत में यह मूल अंतर है। चलो सर जी इसके बारे में भी पढ़ेंगे और भी पढ़ेंगे भाई, चतुर्भुज के बारे में अगर आवश्यक है आपके लिए तो उसको भी जब हम इस सेगमेंट में पहुंचेंगे तो इसके विषय में भी काफी विस्तार से चर्चा करेंगे। अब इसके बाद हम लोग आने वाले समय में क्या पढ़ेंगे? सर्किल। अब सर्किल का तो कॉन्सेप्ट बताने का जरूरत है नहीं, एक लाइन में समझ लियो। एक किसी जगह पर मैंने कोई कील ठोक दी और उसमें एक रस्सी बांध लिया, रस्सी का एक किनारा उस कील में बांध दिया और एक किनारे पे एक कलम लगा दी। मतलब ये केंद्र है, मैंने एक रस्सी ले ली, रस्सी बांध दिया और यहां रस्सी बांध दिया और कलम में बांध दिया। अब यहां ले लिया, अब उसको रस्सी को चारों ओर उस केंद्र के घुमा देना है। क्या करना है? चारों ओर घुमा देना है। जिस बंद ज्यामितीय आकृति का निर्माण होगा दैट विल बी नोन एज सर्किल, उसको हम लोग क्या कहेंगे? सर्किल कहेंगे। योद्धाओं लाइक शेयर और सब्सक्राइब, शेयर करो, जोड़ लो। आज का क्लास जो है ना तुम लोगों का, वो पूरी बातों को समझाते जाएगा, तो इसलिए इसको आप लोग जोड़ते चलिए, बढ़ते चलिए, परिवार को मजबूत कीजिए, सब्सक्राइबर्स बढ़ाइए ताकि और भी आपको समझने में आसानी हो। सो ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तो भैया सर्किल के बारे में पढ़ेंगे। अब सर्किल के बाद क्या चर्चा आती है? टेंजेंट। भैया ये तो एकदम समझ लो ना, ये चीज अगर सीख लिए तो राज्य लोक सेवा आयोग भी निकलेगा। ये टेंजेंट होता है कि अगर कोई वृत्त है और उसके परिधि के किसी भी बिंदु को, वृत्त के परिधि के किसी भी बिंदु को, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि परिधि को काटते हुए, अर्थ दिखा दे रहा हूं, किसी भी बिंदु को अगर छूते हुए कोई रेखा निकलती है तो इसको क्या कहते हैं? स्पर्श रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पर्श रेखा कहते हैं। इसको नहीं, ये काट रही है, काटना नहीं है, ये काम नहीं करना है, ये करना है, स्पर्श कराना है। इंग्लिश में इसको टेंजेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? टेंजेंट बोलते हैं। तो ये चीजें जो हैं हम लोग क्रमवार तरीके से मेरे जवानों पढ़ेंगे। अब सवाल आता है कि सर जी समय लग रहा है, तो भैया ज्यामिति है, ज्यामिति पे पकड़ हो गई ना, तो मैथ हाथ में। एक शिक्षक और एक परीक्षार्थी के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी होता है वो आप लोग पढ़े होंगे अभी। भैया आरआरबी एनटीपीसी में कोई चौथी के सवाल तो पूछे नहीं जाते हैं, 9th 10th इस तरह के स्तरीय सवाल होते हैं। तो इसमें हम लोग जो है जब पढ़ते थे तो शिक्षकों के, मैथ के शिक्षकों के गुणवत्ता की जांच जियोमेट्री से होती थी। इसलिए अनुरोध है कि बार बार सुने, लगातार सुने, आत्मचिंतन करें, दिमाग में बैठ जाएगा, मतलब पूरी बातें बैठ जाएंगी, पक्का याद रखो। आज का क्लास जो है ना, यह बार बार होने वाला क्लास नहीं है, न इतनी ऊर्जा रहती है शिक्षक में और न ही इतना कॉन्सेप्ट होता है। बहुत मेहनत करके हम लोग आज जुटे हैं, तो इसलिए अगेन ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, आगे बढ़ें, लोगों को जोड़ो, ताकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। याद रखना, एक अच्छा गुरु वही होता है जो इस बात को अपने शिष्यों को बताए कि जितना ज्ञान बांटोगे उतना बढ़ेगा। तो चलो सर जी, ये तो ब्रीफ हो गया कि हम लोग पढ़ेंगे। अब शुरुआत की जाए।
अभी तो मैंने लमसम समझा कि हाँ ऐसा है भैया, पॉइंट है, सर्किल है, ट्रायंगल है, स्क्वायर है, पैरेललोग्राम है, रेक्टेंगल है, बड़ा अच्छा आया, मजा आया। तो सर अब जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग जो आगे बढ़ते हैं तो हम लोग पहला पॉइंट क्या था, पॉइंट, चलो हो गया। लाइन सेगमेंट समझ में आ गया, दो बिंदुओं, न्यूनतम दो बिंदु चाहिए लाइन सेगमेंट के लिए। अब उसके बाद दो लाइन सेगमेंट के मिलने से क्या बनता है, कोण बनता है। तो अब हम लोग कोण के विषय में पढ़ेंगे। किस चीज के विषय में पढ़ेंगे, कोण के विषय में पढ़ेंगे। सो नाउ वी आर हियर टू स्टार्ट द डिस्कशन ऑन द टॉपिक एंगल। कोण को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंगल बोलते हैं। तो हम लोग अब एंगल के विषय में समझेंगे। तो सवाल आता है सर आप तो ये बता दिया आपने कि ये लाइन मिल गया, ये लाइन मिल गया, ये जो है ये कोण है। चलो भैया ठीक बात है, कोण है, समझ में आ गया। अब कोण के प्रकार कैसे होते हैं हम लोग अब उस पर डिस्कशन करेंगे। ये सेगमेंट वाइज चलेगा। जब हम लोग कोण के विषय में डिस्कस कर लेंगे तो उसके बाद मैं आपको 2-3 सवालों के माध्यम से हर टॉपिक को जो है ना क्लासिफाई करूंगा कि उससे किस तरह का सवाल उठकर आपके पास आएगा। तो पहले आपको नॉलेज होना चाहिए, सवाल ऐसे नहीं बनेगा। नॉलेज नहीं होगा ना तो सवाल बनने का सवाल ही नहीं है भाई। तो सवाल बनाना है, नॉलेज रखना है, तो नॉलेज अब रखते हैं। तो पहला होता है न्यून कोण। क्या होता है, न्यून कोण। हिंदी भाषी बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, आप लोग तो जानते होंगे न्यून कोण। और बाकी लोग जो हिंदी में उतने निपुण नहीं होंगे वो उनके लिए अंग्रेजी में इसका नाम है एक्यूट एंगल। इसको क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल, ठीक ना। न्यून कोण को हिंदी में क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल। तो एक्यूट एंगल का मतलब क्या होता है, एक्यूट एंगल का मतलब क्या होता है। एक्यूट एंगल का मतलब होता है जब दो रेखाखंडों के मिलने से जो कोण बनता है, दो रेखाखंडों के मिलने से जो कोण बनता है, जब वह कोण 90 डिग्री से कम होता है, जब वह कोण 90 डिग्री से कम होता है। याद रखो न्यून कोण, मैं दिखा दूंगा, यह सवाल बड़ा मजेदार होगा। क्यों, अब सवाल जैसे ही मैंने यह सवाल दिया, जवाब आपको दिया कि 90 डिग्री से कम, मतलब जो कोण 0 से 90 डिग्री के बीच में हो उसको क्या कहते हैं, न्यून कोण कहते हैं। तो इससे मिलता जुलता सवाल कैसा आता है आरआरबी, एनटीपीसी में या सीटेट में टीचर भाई लोग कि 45 डिग्री का कोण किसका उदाहरण है, 45 डिग्री का कोण किसका उदाहरण है। विकल्प आपको दिया जाएगा न्यून कोण, अधिक कोण, समकोण, पूरक कोण, कुछ भी दिया जा सकता है। आपको याद रखना है कि किसका उदाहरण है, न्यून कोण का उदाहरण है। किसका उदाहरण है, न्यून कोण का उदाहरण है। दिमाग में रिवीजन ठोक दे रहा हूं, वह कोण जो दो रेखाखंडों के मिलने से बने लेकिन जिसका मान 0 से 90 के बीच में हो। इसको और थोड़ा ऐसे कर दो तो और अच्छा लग जाएगा देखने में। या तो टीचर का काम है कि चीजों को थोड़ा आकर्षक लिखे। अभी वो लिखा, इसमें हो सकता है कोई बंधु जो है मेरे जो पढ़े हुए होंगे तो वो मेरी गलती खोजेंगे कि सर आपने 90 से कम तो लिखा, कितना से ज्यादा है ये नहीं लिखा। तो इसको ये लिख देने के बाद हर बच्चा जो है पढ़ने वाला हर व्यक्ति समझ जाएगा कि द एंगल इज बिटवीन 0 डिग्री टू 90 डिग्री। जो कोण का मान होगा वो 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में होगा। पहला हुआ न्यून कोण। चलो भैया ठीक है सर जी, न्यून कोण समझ लिया, 0 to 90 है। अब दूसरा आता है अधिक कोण। क्या आता है, अधिक कोण। दूसरा क्या आता है, अधिक कोण। अधिक कोण को चलो भैया जो ऑनलाइन हो वो कोई जवाब दो, अंग्रेजी में टर्म क्या है अधिक कोण का, मैसेज कीजिए, चैट बॉक्स में जाइए मैसेज कीजिए ताकि मैं आपके पोटेंशियल को भी देख सकूं। चलो छोड़ो, इसके पहले कि आपका जवाब आए मैं आगे बढ़ते रहता हूं, समय कम होता है, आप लोगों का भी समय कीमती है। द इंग्लिश टर्म विच इज यूज्ड फॉर अधिक कोण इज ऑब्ट्यूस एंगल। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, ऑब्ट्यूस एंगल बोलते हैं, याद रखना है। तो ऑब्ट्यूस एंगल है। चलो सर जी बड़ा अच्छा आपने कर दिया, समझ में आ गया कि भैया ये ऐसी बात है। तो अब ऑब्ट्यूस एंगल किसको बोलते हैं, अधिक कोण किसको बोलते हैं, तो अधिक कोण इसको बोलते हैं। अब ये जो फोटो बना दिए ना, अगर जो तेज है वो पक्का समझ जाएगा। क्यों, अगर ऐसे होता तो 90 होता। मतलब क्या है, मतलब क्या है कि यह जो है 90 से ज्यादा है, यह जो है 90 से ज्यादा है, लेकिन अधिक कोण 180 से कम होता है।
अर्थात अधिक कोण का जो रेंज होता है इन बिटवीन 90 टू 180 होता है। द एंगल विच लाइज इन बिटवीन 90 टू 180 इज नोन एज ऑब्ट्यूज एंगल। जो इंग्लिश में है, जो बाहर से हमारे अन्य भाषाओं को व्यवहार में लाने वाले परीक्षार्थी हैं, उनके लिए ये मेरी सूचना है, उनके लिए मेरा तथ्य है। तो आप लोगों को याद रखना है कि ये जो है इसको कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। इट मीन्स व्हेन इफ एंगल लाइज बिटवीन 0 डिग्री टू 90 डिग्री टू 180 डिग्री, 90 डिग्री टू 180 डिग्री, इसको हम लोग कहते हैं अधिक कोण। अब इसका सवाल है, अब फिर सवाल आ गया, क्वेश्चन देखो, 135 डिग्री का कोण किसका उदाहरण है? कोण किसका उदाहरण है? सवाल बड़ा अच्छा रहेगा क्या? अब 4 विकल्प है, अब उसमें 2 विकल्प मान लो हम अभी दिमाग में जो जो पढ़ रहे हैं उसी को डाल रहा हूं। न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, कोई नहीं, कोई नहीं। किसका उदाहरण है भैया? सवाल स्पष्ट है, किसका उदाहरण है? जवाब याद रहेगा, ये याद रहेगा ना, तो यहां पे इसको डाल दिया। ये इस कमिटमेंट को फुलफिल कर रहा है। इसका मतलब क्या हो गया? आंसर विल बी अधिक कोण। क्या आंसर हो गया? अधिक कोण हो गया। आंसर आपका अधिक कोण आ गया। ठीक है, तो सवाल और कॉन्सेप्ट इस चीज को आपको मैं साथ में लेकर चलूंगा, ताकि जो बातें मेरे द्वारा बताई जा रही हैं वह अक्षरशः। और एक और चीज जवानों, मेरे योद्धाओं प्यारे, आपके लिए एक और सूचना है कि चूंकि मैंने टाइम जो है वो एक निर्धारित कर रखा है कि इतना समय मैं आपको दूंगा, तो एक बात मैं आपको बता देना चाह रहा हूं, आज की क्लास और आगामी क्लास जुड़ी हुई होगी, चूंकि आपके ज्योमेट्री को लेकर 2-3 क्लासेस चलेंगे। सो एक्चुअली the today's session will be considered as geometry part 1. So the heading of my YouTube link is geometry part 1 by ऋषि सर। ओके, वो आपका जो अपलोड होगा उसका ये नाम रहेगा। तो अभी आज जो खत्म करेंगे कल वहां से शुरू करेंगे, और इस तरह से 3 क्लासेस में कंप्लीट ब्रीफ में देने का कोशिश करूंगा कि आपको ट्रिगोनोमेट्री पर पक्का पकड़ हो जाए, एकदम मजबूत पकड़ जवान। तो अब जो है ये आपका हो गया अधिक कोण का। तीसरा कोण है समकोण। तीसरा कोण क्या है? समकोण। समकोण को क्या बोलते हैं? राइट एंगल। क्या बोलते हैं? राइट एंगल। याद रखियो, समकोण को राइट एंगल बोलते हैं। कभी कभी जब मैंने बिल्कुल ही हरफनबौला तरीके से सीटेट की परीक्षा दी थी, तो हिंदी में जब कुछ प्रश्नों को मैं देखता था तो कंफ्यूज हो जाता था। तो अंग्रेजी जानना बड़ा जरूरी है, क्योंकि कभी कभी जो होता है ना, इंग्लिश बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वो आपका सारा डाउट क्लियर कर देगा, वो सरल होता है। तो भले हम लोगों को टफ लगे, चूंकि हिंदी भाषी क्षेत्र है, लेकिन पढ़ने में जो मजा है, जो शिक्षा में जो आनंद की अनुभूति होती है ना, वो अंग्रेजी भाषा में पढ़ने में ज्यादा होती है, वो आसान होता है। तो समकोण है, तो समकोण का मतलब हो गया वैसा कोण जिसका मान 90 डिग्री हो। इट मीन्स इन दैट वी विल नॉट सपोज टू डिस्कस अबाउट द रेंज ऑफ द एंगल। इसका मतलब मैं इसके, जब समकोण की बात आती है तो मान पक्का है कि ये अगर थीटा है तो इसका मतलब समझ लो कि ऑलवेज थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंड इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री देन इट विल बी नोन एज राइट एंगल। अगर कोण का मान 90 डिग्री, ठीक 90 डिग्री हो, तो उसको समकोण कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? समकोण कहते हैं। इसमें कोई रेंज नहीं होता है। इस चीज को जो है ना आपको याद रखना है, एकदम पक्का याद रखना है। ठीक है, और आज मैंने ये तकनीक इसलिए बार बार आप देख रहे होंगे, हर चीज को मैं बताने के बाद मिटा दे रहा हूं। क्यों मिटा रहा हूं? बहुत सारे कोण आ रहे हैं, तो अगर मैं लगातार लिखकर छोड़ देता हूं और मैं बाद में मिटाऊंगा तो इट विल क्रिएट अ कंफ्यूजन इन योर माइंड। वो आपके दिमाग में एक भ्रम की स्थिति पैदा करेगा। और ऐसे क्या है, आप जब भी पॉज करेंगे ना, आपको पार्टिकुलर उस मतलब उस जो डिस्कशन हो रहा है सिर्फ उसी के तथ्य जो है आपके सूचना पट पर, आपके जो सफेद पट्टिका है उस पर लिखा हुआ रहेगा। तो अब जो है समकोण के बाद बात आती है बृहत कोण की। क्या समकोण के बाद बात क्या आती है? बृहत कोण की। देखो सीटेट वाले हिंदी वगैरह भी पढ़नी होती है,
तो कभी कभी ध्यान देना, ये गलती होती है, बृहत कोण में त हलंत होता है, बृहत कोण में त हलंत होता है, इस चीज को याद रखना। और अभी तो मैथ पढ़ रहे हैं तो अभी तो कोई शुद्धता की बात है नहीं। बृहत कोण को कहते हैं रिफ्लेक्सिव एंगल, बृहत कोण को क्या कहते हैं? रिफ्लेक्सिव एंगल। बृहत कोण को क्या कहते हैं? रिफ्लेक्सिव एंगल। एंड इन दैट आपको याद रखना है कि ये जो कोण बन रहा है ना, यही बृहत कोण है, ये जो कोण बन रहा है यही बृहत कोण है। इसका मतलब क्या हो गया? अब इसको x की जगह थीटा ही रहने दो भैया, थीटा बड़ा कॉमन है, हम लोगों को समझने में आसानी होती है। इसका मतलब क्या हो गया? ये थीटा है, ठीक है, देख रहे हो ना। अगर ये लाइन पैरेलल आगे बढ़ा रहता तो ये क्या होता है? 180 होता। एंगल तो और आगे जुड़ रहा है, मतलब 180 के बाद भी जुड़ रहा है। सही बात है सर, जुड़ तो रहा है। इसका मतलब पहला चीज क्या हो गया कि ये जो थीटा है 180 से बड़ा होगा और 360 से छोटा होगा। अगेन आफ्टर राइट एंगल बृहत कोण, जिसको कि और हम लोग रिफ्लेक्सिव एंगल के नाम से जानते हैं, इसका जो रेंज है वैसा कोण जिसका मान 180 डिग्री तथा 360 डिग्री के बीच में हो, वैसा कोण जिसका मान 180 डिग्री और 360 डिग्री के बीच में हो, उसको बृहत कोण अथवा रिफ्लेक्सिव एंगल कहते हैं। एनटीपीसी आरआरबी सीटेट का सवाल कि 225 डिग्री का कोण किसका उदाहरण है? 225 डिग्री का कोण किसका उदाहरण है? 225 है, 180 से ज्यादा है, 360 से कम है, सर जी बृहत कोण का है। जवाब आ जाना चाहिए कि सर जी बृहत कोण का है, रिफ्लेक्सिव एंगल का है। सवाल के साथ देख रहे हो ना खेल। तो ये नहीं है कि मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं, मैं आपको यह भी बता रहा हूं कि प्रश्न किस स्वरूप में आपसे पूछा जा सकता है, प्रश्नों का स्वरूप कैसा हो सकता है। तो अब इसके बाद हम लोग आते हैं पूरक कोण पे। क्या आते हैं? अब हम लोग आते हैं पूरक कोण पे। पूरक कोण, पूरक कोण को अंग्रेजी में क्या कहते हैं भैया? सर जी अंग्रेजी में क्या चिंता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। पूरक कोण को अंग्रेजी में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं, याद रखना है। पूरक कोण बोले तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पक्का है। अब इसका अर्थ क्या है तो अब समझना है, इस चीज को क्या करना है, समझना है। ये थीटा है, ये और ये के बीच में बना थीटा, तो ये और ये के बीच में मान लो बन गया थीटा 1, है कि नहीं? मतलब एक ही बिंदु पर अगर तीन रेखाखंड अलग अलग दिशाओं से आकर, ये तरीका तो शायद ही कोई शिक्षक गण बताते होंगे, मैं एकदम बिल्कुल तुम्हारी भाषा में बता रहा हूं, ऐसी भाषा शैली जो तुमको याद हो जाए। अगर तीन रेखाखंड अलग अलग दिशाओं से आकर एक बिंदु पर मिलती है तो उस बिंदु पर दो भिन्न भिन्न कोण का निर्माण होता है। एक को मैंने थीटा 1 ले लिया, अगर ये रेखा L है, ये M है और ये N है और ये बिंदु O है, कट पॉइंट इज O, तो L और M रेखा के बीच के बड़ों कोण का मान कितना हो गया? थीटा 1 डिग्री। और M और N के बीच का मान क्या हो गया? थीटा 2 डिग्री। याद रखना है। तो ये होता है। तो आपको सदैव इस बात को याद रखना है कि अगर इस तरह की आकृति में, इस तरह की आकृति में थीटा 1 प्लस थीटा 2 का मान 90 डिग्री हो, थीटा 1 प्लस थीटा 2 का मान 90 डिग्री हो, तो उसको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल अथवा पूरक कोण कहते हैं। उदाहरण देख लो जवानों, उदाहरण देख लो, आपके सामने आपका उदाहरण है, क्योंकि इसमें आपको समझने में दिक्कत हो रहा होगा तो अब आपके तरह से समझा रहा हूं। अब ये तो सवाल तो ये तो बड़ा ही अच्छा से आपको समझ में आ रहा होगा, समकोण दिख रहा है। क्यों? मैंने कहा है थीटा 1 प्लस थीटा 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री, समकोण है और ये है, इसका मतलब क्या हो गया? थीटा 1 प्लस थीटा 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसको क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? पूरक कोण कहते हैं। इसको पूरक कोण कहते हैं। बहुत अच्छी बात है। अब एक सवाल, टाइम लिमिट क्रॉस कर चुका है, कंप्यूटर महोदय बता रहे हैं कि आपका समय हो गया है,
तो कंप्यूटर महोदय के द्वारा जो वार्निंग अलर्ट आया है उसका हम लोग ध्यान देंगे, लेकिन ये इससे जुड़ा हुआ अगर मैं सवाल आपको डिस्कस नहीं कर पाऊंगा तो मुझे रात में नींद नहीं आएगी। जो दो ज्ञान पूरा दो, अधूरा ज्ञान खतरनाक। तो अब एक सवाल आता है, गौर से सभी जो देख रहे हैं सवाल को लिखें, सवाल को बनाएं। अगर x प्लस 50 डिग्री, x प्लस 50 डिग्री तथा 2x प्लस 10 डिग्री पूरक कोण है, तो कोण का मान ज्ञात करें। कोण का मान ज्ञात करें। सवाल देख लो, सवाल सुन लो जवानों। अगर x प्लस 50 डिग्री तथा 2x प्लस 10 डिग्री पूरक कोण है तो कोण का मान ज्ञात करें। सवाल ऐसा आएगा। अभी जो मैं जब पूरक कोण बता रहा था तो हो सकता है कुछ बंदे जो मेरा व्यूज ले रहे होंगे, जो ऑनलाइन मुझे देख रहे होंगे, उनको लग रहा होगा कि इसका सवाल से क्या मतलब है। अब ये सवाल है, ये कैसे बनेगा, इस सवाल को कैसे बनाओगे, वो कॉन्सेप्ट था, अब ये सवाल है। और ये सवाल तो आता है एनटीपीसी सीटेट में, किसी में भी आएगा, आरआरबी में। तो इसके लिए मैं कह रहा हूं कि उस चीज को सुनिए, यह प्रश्न खुद ब खुद हल हो जाएगा। तो अभी मैंने आपको क्या बताया, उत्तर। अभी मैंने आपको क्या बताया, ये कॉन्सेप्ट दिया ना कि θ1 प्लस θ2 इज इक्वल टू 90 डिग्री फॉर पूरक कोण, फॉर पूरक कोण। कॉन्सेप्ट बैठा देते हैं ना, ये तो आ गया आंसर, पल भर में चुटकी में आंसर आ गया। x प्लस 50 डिग्री प्लस 2x प्लस 10 डिग्री इज इक्वल टू पूरक कोण है, कितना है 90 डिग्री। कितना है 90 डिग्री। जोड़ लो भैया, 3x 60 डिग्री 90 डिग्री। साइन चेंज जानते हो ना, आरआरबी एनटीपीसी सीटेट के साइन चेंज जानते हैं। ये इधर जा रहा है, प्लस 60 क्या हो जाएगा, माइनस 60 हो जाएगा, तो कितना हो गया 30 डिग्री। तो x का मान कितना हो गया 10 डिग्री। कोण कौन सा है, x का मान कितना आ गया 10 डिग्री। तो 10 और प्लस 50, 10 प्लस 50 कितना हो गया, 10 प्लस 50 कितना हो गया 60 डिग्री। और यहां 10 दूनी 20 और कितना हो रहा है 30 डिग्री। कितना हो रहा है 30 डिग्री। जोड़ लो 90 डिग्री। कोण का मान है 60 डिग्री और 30 डिग्री। आपने देखा कि जो चीजें मैं बता रहा हूं बेकार नहीं होगा, जो सुन लोगे कंठस्थ होगा, गणित मुट्ठी में होगा। न डरने की बात है न घबराने की बात है, गणित आपका प्रिय विषय बनेगा। जुड़ते रहे, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहे। ज्योमेट्री पार्ट 1 आज आपका समाप्त होता है। अगले सेशन में वी विल मीट अगेन फॉर ज्योमेट्री पार्ट 2। वंदे मातरम, जय हिंद। पढ़ते